अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ़ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ़ आपसे करवा दें। आज हम बात करेंगे जनाब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की। वज़ीर दाखिला जो कि बयान पढ़ने के लिए सामने आए थे, जो बयान उनको लिख के दिया था कि ये हमारा एग्रीमेंट हो गया है, तुम पढ़ दो जाके TLP के साथ, तहरीक लब्बैक के साथ। मैं उसको कालदम कहने का हामी नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जो गलत काम हुआ है उसको कालदम करार देने का वो गलत है और गलत काम को एंडोर्स नहीं करना चाहिए। और वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कलदम करार नहीं दी जा सकती जब तक हुकूमत उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट तमाम फ़रीक़ैन का जवाब लेके उसका जवाब नहीं देगी, तब तक हम उसे कलदम नहीं कह सकते। ताहम शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक नई तीली लगाई और वो बेसिकली मियां नवाज शरीफ को बाहर से पाकिस्तान से बरतानिया से पाकिस्तान वापस रिपैट्रिएशन या डिपोर्टेशन या एक्स्ट्राडिशन जो मर्ज़ी कह दें उसको करवाना है। इस हवाले से PTI के इस्तादा जो कुछ ज़ीलोट्स हैं या जो उनके जो जनूनी किस्म के लोग हैं वो बरतानिया में अगरचे वो बरतानवी शहरी हैं लेकिन वो बरतानिया में बरतानवी हुकूमत को लिखते रहते हैं कि वो नवाज शरीफ को डिपोर्ट करे और वो हुकूमत उनका जवाब भी देती रहती है। अब बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो हवालगी का मुआहदा नहीं है, मुल्ज़मान हवालगी का मुआहदा नहीं है और बरतानवी हुकूमत पहले भी कह चुकी है कि हम आपको इस तरह हवाले नहीं कर सकते, आप ड्यू कोर्स अडॉप्ट कीजिए। और ड्यू कोर्स क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान वहाँ की अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन देगी और उस एप्लीकेशन के नतीजे के अंदर अगर वहाँ की अदालत बेहतर महसूस करे तो वो मियां नवाज शरीफ को वहाँ से डिपोर्ट कर सकती है। और इस हवाले से कम 2 इस तरह की बोंगी अटैम्प्टें हुकूमत की बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। और अब ये जो शेख रशीद साहब ने तीसरी हरकत फरमाई है, इसके बाद हो सकता है कि हमें शटअप कॉल भी दे दी जाए और सरकारी सतह के ऊपर। पहले सिर्फ ख़त में लिख के दी गई थी, अब वो ख़त जारी भी करेंगे मीडिया को और साथ में शटअप कॉल भी देंगे क्योंकि हमारी हुकूमत जो है, बचगाना हुकूमत जो है, वो इस तरह की हरकतें करती रहती है। इस हरकत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जो कुछ शेख रशीद साहब के साथ TLP वाले मामले में हुआ है और जिस तरह वो उससे बैकआउट कर रहे हैं और जिस तरह मुस्तकबिल करीब के अंदर फिर एक नए फसाद की बुनियाद रख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 4 तारीख को फ़ैसला किया था कि हमने 14 को गिरफ़्तार कर लेना, 12 को गिरफ़्तार कर लेना साद रिजवी को, ये उन तमाम बोंगियों से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है। ये तो आपको इल्म ही है ना कि जो भी सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस दे इमरान खान उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, यानी कि 80 अरब से ज़ायद का स्कैंडल हो गया है लेकिन मुराद सईद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर घास नहीं डाली जा रही और जो है वो जो मसूफ़ा खातून है मौसम वाली, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो जो बदतरीन परफॉर्मेंस दे इमरान खान उसको सेलिब्रेट करते हैं और मुबैना तौर पे ये ख़बर 1 ऑफ द 150 स्पोक्समैन से जारी करवाई गई कि उन्होंने शेख रशीद साहब को बहुत ज़्यादा शाबाश दी है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो है वो TLP वाला मुआहदा, जो TLP वाला मामला उसको हैंडल किया है। क्या ज़रूरत पड़ गई थी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ास तौर पे उसमें ये शुदरी छोड़ने की, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी ये मसला हल नहीं हुआ है, ठीक है, जुमे के दिन तक डिले हो गया और जुमे को पता नहीं क्या होता है, ठीक है, लेकिन वो इसको अपनी कामयाबी गर्दानते हुए उसके लिए दाद के तलबगार हैं। शेख रशीद साहब ने यह भी फरमाया कि 737 लोग जो गिरफ़्तार किए गए थे मुख्तलिफ जगहों में से, उनमें से 659 लोग जो हैं वो रिहा कर दिए गए हैं और बाकी जो हैं उनके खिलाफ 7 एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमात हैं। 307 भी उनमें लगी हुई है। 780 एंटी टेररिस्ट एक्ट, हाँ, 780A जो है जी, उनके ख़िलाफ़ वो भी लगा हुआ है और 302 भी लगा हुआ है और ये नाकाबिल ज़मानत जो हैं वो जराइम हैं। तो ज़ाहिर है कि वो फिर अदालत जाएंगे और हुकूमत वहाँ पे जाके तो अपनी बिरत का इजहार करेगी और यूँ उनकी रिहाई अमल में आएगी। ये है जी हमारा आज का मौजू, इसके ऊपर हम बात करेंगे।
आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। आज लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब। मियाँ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और एडिटर हैं जंग ग्रुप में। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार और जो है वो हमारे हमदम दरीना है। और आज स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे खालिद महमूद रसूल साहब, कॉलम लिखते हैं आप जंग के अंदर और रोज़नामा एक्सप्रेस के अंदर, और आपके तबसरे जो हैं उनके हम मुंतज़र रहते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी तशरीफ़ हमें ज्वाइन करने का। शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मियाँ साहब आपसे ही शुरू जी शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। जो मुआहदे की पहली शिकें सामने जारी की गई थी उसमें से अब बहुत सारी के बारे में सरकार कह रही है कि ये तो हुआ ही नहीं है। जी ठीक है। अब जाहिर है कि एक दफ़ा तो इन्होंने ज़ोर तुड़वा लिया है, जिस तरह पिछली दफ़ा ज़ोर तुड़वा लिया था, जिस तरह फैज़ाबाद में ज़ोर तुड़वा लिया था। बिल्कुल। लेकिन इस मामले का मुस्तकिल हल तो नहीं है, बहाना तो उनके पास मौजूद रहेगा। और जिस तरह सरकार जो है वो भाग गई है ये रेजोल्यूशन या ये करारदाद असम्बली में पेश करने में, उसके बाद तो मसाइल दगरगू हो सकते हैं। सर क्यों नहीं एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लिया जाता अपनी औकात और अपनी सलाहियत के मुताबिक और उनको एतमाद में लेके। अब ये भी तो किया है ना आपने। इब्तिदा में बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ बोला, मैं समझता हूँ समा भी कर दिया आपने, सारा खुलासा है सारी बातचीत का, ये बोंगियों वाली जो बात। और मैं भी 2-3 मरतबा कह चुका हूँ। हमारे तो एक दोस्त हैं अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब, हाँ जी, वो तो बबांगे दोहल वो जबले जाहलियत कहते हैं, जबले जहालत लेकिन अब वो जबल आप खुद ही अप्लाई कर दें, वो शेख साहब को कह रहे हैं जबल या उनके ऊपर जो जबल बैठे हैं। बहरहाल कहने का मकसद है कि अवाम में इसका आप क्या वाकई क्या पैगाम दे रहे हैं। आपको शौक तो बड़ा था इक़्तिदार में आने का, आपको वज़ीर आज़म बनने का था, इधर वज़ीर दाखिला बनने का था, और वन मैन मतलब पार्टी के हेड होते हुए भी और बड़े फेवरेट गर्दाने जाते हैं। आप अभी कह रहे हैं कि जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसको बड़ा सराहा जाता है। भाई रज़ी साहब ये आपकी नज़र में बेहतरीन है, उनकी नज़र में तो बेहतरीन है। वो तो आप जरा पुठे अदसे से देख रहे हैं ना। अच्छा उल्टे अदसे से आप उल्टे दूरबीन उल्टी ला के मैं देख रहा हूं। आप और तरह देखते हैं, उनकी नज़र में देखे ना। अच्छा। अब हमारे एक दोस्त होते थे वो इसी मिजाज के थे थोड़े, तो कभी हमने कहा ना यार कि सारी दुनिया ये कहती है, कहते सारी दुनिया गलत है, मैं सही हूँ। वो तकरीबन किसी बात में उन्होंने नाकाम हो जाना, किसी टेस्ट में रह जाना, उन्होंने कहा नहीं एग्जामिनर भी गलत है, मैं बिल्कुल सही सवाल का जवाब दे के आया हूँ, अल्लाह गरीब रहमत करे वो चले गए हैं। ये तो अभी हमारे सरों पे मुसल्लत है। अच्छा मैं कोई ऐसी बददुआ नहीं दे रहा हूँ उन्हें, मैं वैसे कह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे नमूने ऐसे तमाशे होते हैं। लेकिन गवर्नेंस मैंने फिर भी कहा है आपसे पहले भी, देखिए मुल्क का निज़ाम चलाना मेरी सिर पीड़ होती है, सर दर्द होती है जी। सही। इसके लिए आपको बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं, आपको 8 बजे उठना पड़ता है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसका फिर आप में एक नज़र होनी चाहिए चीज़ों के अंदर देखने की। देखें मैं बिल्कुल सही है, वज़ीर में हक बचाना है ये कहने में कि मुझे क्या पता ये आटा किस तरह मतलब पीसा जाता है, शुगर कहाँ से चलती है। क्या वज़ीर आज़म वाकई हर टेक्नोक्रेट तो नहीं होता, लेकिन वज़ीर आज़म में वो विजन होती है, वो लीडरशिप एबिलिटी होती है, वी कैन सी थ्रू द थिंग्स। वो वहाँ पे यही एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होती है ना। जैसे हमारी CSS अकेडमी में वो पढ़ाते भी हैं कि लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ये सब्जेक्ट है बकायदा। सही। ये ऐसे इंतजामी साइंस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्या कहता है, वो बड़ी लंबी स्टोरी है। अच्छा एक लंबी दास्तान है मियाँ साहब। हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं चीमा साहब, ठीक है जी जी, मुसर्रत चीमा उनकी मिसेज भी जो हैं जी जी, और वो उछल के कंट्राडिक्शन और मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। PTI के बहुत पुराने लोगों में उनका शुमार होता है। अभी उनको वज़ीर आज़म ने एडवाइज़र अपॉइंट किया, और एडवाइज़र किस बात का अपॉइंट किया, जिसका चीमा साहब का अपना बिजनेस है जी, बिल्कुल, ठीक है, फूड सिक्योरिटी का गालिबन किया जी जी। इससे नेकेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना, हमारे साथ दोस्त है, बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन यार चीमा साहब को कोई और भी वजारत दी जा सकती थी ना। अब एक नेकेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जो है वो खाद और वो जितने भी इन सारी चीजों में तो वो डील करते हैं, इनमें डील करते हैं, और इन्हीं के कंज्यूमर के साथ उन्हें डील करने में लगा। प्राइम मिनिस्टर का अगर आप नफ्सियात देखें ना जी, तो वो एक ही इशू है उनका,
ओवर कॉन्फिडेंस है और वो कहते हैं कि हर आने वाला वक्त बेहतर होगा और वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। खुद ब खुद फिर भी नहीं होगा। देखिए, आपका जितना मर्जी फेथ हो अल्लाह ताला की ज़ात पे, कायनात के पूरे निज़ाम के ऊपर, आपने यू हैव टू बैक इट अप बाय सम स्ट्रेटजी। दुनिया में जितने भी निज़ाम हैं वो उनके पीछे एक स्ट्रेटजाइजेशन तो होती है ना। आपने हार्ड वर्क करना होता है, आपने मशावरत करनी होती है। हम कभी कभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाकियों को बहुत ही एक ही लाठी से हाँक देते हैं। वो कमाल उनमें भी कोई नहीं था। नवाज शरीफ भी माशाल्लाह इसी तरह गोगलू टाइप ही थी उनकी, वो उनका निज़ाम, लेकिन ही न्यू हाउ टू गेट थिंग्स डन। वो समझते थे कि मैं अगले कुल नहीं हूँ, मैंने किस तरह किसी से काम लेना है, किसी से मशवरा करना है, किसी से कोई बात समझ के उसमें से नतीजा अखज़ करना है। ये चीज़ बुनियादी तौर पे गवर्नेंस का यही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक अच्छा मॉडल होता है। वो मशावरत भी करता है और सी थ्रू कर लेता है चीज़ों में। यहाँ पे तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि हर चीज़ को मैं ओवरकम कर लूँगा, लेकिन जब आप में फिर वही बोंगी तरह वो सामने आ जाती बोंगी, तो फिर आप उसमें यू टर्न लेते हैं, समर शॉट लेते हैं। वही हाल शेख रशीद साहब को तो मैं भी और आप पता नहीं पिछले 20-30 साल से हम कवर कर रहे हैं। बल्कि वो तो उनका एक ही मलका था उनको, और वो हमारे साथ जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू करते थे, और कोई सवाल है अजय रज गए हो तसल्ली होगी। यानी वो चरब ज़ुबानी और बातचीत जो थी, और निज़ाम में हुकूमत चरब ज़ुबानी से भी नहीं चलता। तहरीक लब्बैक वाली बात बिल्कुल, पीटीआई का पूरा इक़्तिदार इस बात का मज़हर है कि निज़ाम हुकूमत चरब ज़ुबानी से नहीं चलाया जा सकता। हमें वो समझने चलाया जा सकता है, लेकिन बार वो तो इब्ने सीना का जो है ना एक असूल, स्टर द सोल विद द मैजिक ऑफ वर्ड्स। लेकिन उनकी हिकमत या उन चीज़ों को ये समझ ही नहीं पा रहे। तो ये अपने तौर पे फिलोसफर्स भी बन गए हैं, थिंकर्स भी बन गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, और यू टर्न की तो आपको पता है उनको महारत है। और तहरीक लब्बैक का मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। जब तक उसका एक तरीकाकार मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कलदम होगी, और ये प्रोसेस के बगैर आप करेंगे तो फिर आप स्टेट की तरफ से एक जबर का एक पैगाम दे रहे हैं नीचे। नहीं, वो नहीं, जो बैकलैश करेंगे नहीं कर सकेंगे आप, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप। खैर चलते हैं अपना खालिद महमूद रसूल साहब की तरफ। खालिद साहब, हमारे एक बिजनेसमैन दोस्त हैं, लाहौर चैम्बर के सदर भी रहे रिसेंटली। वो एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मुल्क चलाया जा रहा है एग्रीकल्चर की तरह। वैसे एग्रीकल्चर पाकिस्तान की जीडीपी का 18% रह गई। कहते पूरा मुल्क एग्रीकल्चर की तरह चलाया जाता है, क्यों चलाया जा रहा है? तो मैंने कहा जी वो कैसे? कहते जी किसान जो है वो अगर कोई उसका खेत में लगा दरख्त टूट जाए तो वो उसको उसी हालत में छोड़ के तो घर चला जाता है, क्योंकि अगले दिन उस पर नई कोंपल फूट पड़ती है और फिर वो अगले 6 माह के अंदर एक बूटा बनता है और 2 साल में एक दरख्त बन जाता है। उसे कुछ नहीं करना होता, उसे सिर्फ इंतज़ार करना होता है। लेकिन दुनिया कॉर्पोरेट सेक्टर में चली गई है। मेरी अगर मशीन आज ख़राब हो गई है और मैं उसे छोड़ के चला गया हूँ घर, कल मैं आके उस मशीन को ठीक करूँगा तो मेरी फैक्ट्री चलेगी, अदरवाइज वहीं पे स्टैंड स्टिल होगी। ये मुझे इसलिए याद आया कि बहुत सारे काम जो हैं वो ऑटो पे छोड़े हुए हैं कि ये खुद ही कीमतें नीचे आ जाएंगी। कल मैं गिन रहा था, प्राइम मिनिस्टर तकरीबन 12 दफ़ा महंगाई का नोटिस ले चुके हैं और ये ऐलान कर चुके हैं कि मैं अब महंगाई की निगरानी खुद करूँगा, और उसका जो हशर है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, शेख साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई थी सर? हाँ, आपने एक ही सवाल में बड़ी चीजें मेंशन कर दी। अभी आप बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की और चीमा साहब के हवाले से, तो आप एक चीज की भी तो तारीफ करें ना कि खुसरो बख्तियार को नई वजारत मिली है, वजारत सनत, और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि जिस वजारत के तहत शुगर एडवाइजरी बोर्ड आता है, तो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो बराए मेहरबानी ये इदारा जो है ना वो किसी और तरफ आप शिफ्ट कर लें। तो देखें ये इस किस्म की ब्राइट मिसालें भी हैं, उनको भी आप नोट किया करें। कितने मतलब मोमिन लोग हैं। ये इसमें ना खालिद साहब एक लतीफ़ा याद आ गया, खालिद साहब इस पे एक लतीफ़ा याद आ गया। खालिद साहब इस पे लतीफ़ा सुन लीजिए कि एक साहब को अपने भट्टी साहब जैसे, अरसलान भट्टी साहब जैसे थे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, उनको ना खाने में 30 रोटियां पेश की गई। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पेटू समझते हैं, ये ऊपर वाली 2 उठा लें। तो ये वो वाला मामला है सर कि ये शुगर बोर्ड जो है ना ये हटा ले मेरे से। सर कंटिन्यू, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन,
मुझे याद है कि पिछले हफ्ते जब आपने प्रोग्राम ये अपने इन्होंने अनाउंस किया था, इसी अपना शेख रशीद साहब ने, वजीर दाखिला ने, और बड़े तमतराक से आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े धड़ल्ले से और बड़े जाहो जलाल के साथ उन्होंने कहा कि जब हमने फैसला किया है कि टीएलपी जो है ना वो अब हम इसको बैन कर रहे हैं और कलअदम हो गई है और सो ऑन सो फोर्थ। तो उसी दिन हमने प्रोग्राम किया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुमताज भट्टी साहब ने भी, मैंने भी, आपने भी, और हमारे अब तो हमारे भी हमदम दरीना जो अरसलान भट्टी साहब है, हम सबका कंसेंसस ये था कि ये टीएलपी जो है वो उसके पीछे एक नजरिया है, उसके पीछे एक उसकी एक तारीख भी है, उसकी एक जद्दोजहद है। आप उसे एग्री करें या ना करें, उसमें क्या क्या और फोर्सेस या बिहाइंड दी जो कर्टन को सपोर्ट अगर किसी की थी वो अपनी जगह, लेकिन फैक्ट इज कि उनकी एक रेलेवेंस है उस फील्ड में। अब उसमें यह है कि आप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से अगर उन्हें डिसमिस करना चाहें और कलअदम करार करना चाहें, बैन करना चाहें, तो हमारी पास की तारीख इसी चीज की गवाह है कि सिर्फ एग्जेक्टिव ऑर्डर से पार्टियां खत्म नहीं होती, उनके नेटवर्क खत्म नहीं होते, उनके हाली मवाली जितना एक ग्रुप होता है वो नहीं होते, और खास तौर पे अगर कोई ऐसी जमात के जिसके साथ जो एक नजरिए के साथ जुड़ी हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। अब वो हमने प्रोसेस तकरीबन एक हफ्ते में सारा जो है ना वो देख भी लिया। तो आज जो आपके जो शेख रशीद साहब हैं वजीर दाखिला, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो जरूरत पेश आ रही है वो वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि बहुत सारे जो फैसले जल्दबाजी में किए जा रहे हैं और उनके नताइज और अवाकिब के ऊपर पूरी तरह गौर नहीं किया जा रहा, तो वो पब्लिक के सामने एक फेस सेविंग के लिए, पब्लिक के सामने अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए वो उन्हें आना पड़ता है। जैसे वो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल पढ़ तो दिया, तो उसके बाद कहो जी मैं कल रात या परसों जन्म आपके सामने दोबारा आऊंगा, शौक उन्हें कैमरे के सामने बहुत आने का है। तो वो तो बुनियादी तौर पे अपनी उस खिफ़त को मिटाने के लिए कि सोशल मीडिया में बार बार उनके वो पिछले क्लिप्स भी आ रहे हैं कि जब ये पिछली हुकूमत थी और ये अपोजिशन में थे तो यही प्राइम मिनिस्टर और यही जो हमारे शेख रशीद साहब हैं वो इस जमात के साथ हमदर्दी और इसके साथ यकजहती किस किस अंदाज में दिखा रहे थे, और आज जब खुद हुकूमत में है तो किस तरह इनकी जान जो है ना वो निकली हुई है, अटकी हुई है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बुनियादी तौर पे उस खिफ़त को मिटाने के लिए, उसको वजाहत करने के लिए, दिल के अंदर में जो चोर वसवसे और इनसिक्योरिटी है उसको सामने लाने के लिए, और फिर एक थोड़ा सा ये भी कि जी वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उनके पास अपील का हक है, वो अपील कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। बताने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं, वो तो सारों को पता है। आपने भी उस दिन यही कहा था पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में कि इसका एक तरीकाकार है, सियासी पार्टी अगर किसी को बैन करना है तो सुप्रीम कोर्ट के बगैर तो आप नहीं कर सकते। तो ये तो है कि आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बुनियादी तौर पे उसी एक मीडिया मैनेजमेंट और अपनी खिफत मिटाने के लिए और अपने ऑप्टिक्स को दुरुस्त करने की कोशिश है, जो कल अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उससे पहले एक आध दिन जो है ना वो पहले की है। लेकिन इस मसले के अगर बुनियादी तौर पे थोड़ा सा बनजरे गैर जायजा लिया जाए तो अभी थोड़ी देर पहले आप और जो मियाँ साहब बात कर रहे थे कि जी जो मुल्क चलाना है ये एक आर्ट होता है, इसमें बहुत दूरस नजर चाहिए होती है, मामलों की नजाकत को बड़ा तह में उतर के और बड़ा जज्बातियत को हट के आपको उसको देखना पड़ता है, उसके नताइज को और उसके पर्सपेक्टिव को और प्रोस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। तो ये जो पिछला इन्होंने मुआहिदा किया था टीएलपी के साथ, बुनियादी तौर पे इन्होंने जो वो कमिटमेंट करी थी, आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब आके हमें बता रहे हैं कि ये हम अगर इसको फ्रांस के सफीर को हम वापस नहीं भेज सकते और उसको अगर उनसे ताल्लुकात में अगर ये दरार आ जाती तो इसका मतलब यूरोपियन यूनियन में आ जाती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी रह जाती हैं। तो ये इंकशाफ क्या कल परसों हुए हैं? जब पिछली दफा ये मुआहिदा किया गया था तो उस वक्त क्यों नहीं ये याद आया? तो कहने का ये मतलब है कि जब स्टेट क्राफ्ट की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, लीडरशिप का आपकी जिम्मेदारी हो, तो उसमें भाई जो मुआहिदे किए जाते हैं, जो किसी के साथ कमिटमेंट किए जाते हैं, ये कुछ सियासी जलसे का नारा नहीं है। किसी भी एक पार्टी के साथ जो एक नजरिए के साथ बैठे हों, सड़कों पे बैठे हों, एक कॉज लेके बैठे हों, तो आप अपने प्रोज एंड कॉन्स को उसी वक्त देख के कह देना चाहिए। वो जिस तरह कहते हैं ना, सखी नालो शूम चंगा जरा तुर दवे जवाब, तो बेहतर ये था कि वो वाला मुआहिदा बेशक एक दो दिन की निगोशिएशन के बाद किया जाता है, लेकिन वो वही होता जो आप भी कम अज कम परफॉर्म कर सकते और उनको भी तकलीफ ना होती आपको याद दहानी के लिए दोबारा सड़कों पे आने के लिए। तो ये जिस तरह का गवर्नेंस स्टाइल आप और मियां सैफ साहब भी बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली इट इज अ मच डीपर मलेज इनटू दिस गवर्नमेंट के मामलात की जो नाजुक मामलात हैं, जो बहुत ही ज्यादा गंभीर और पेचीदा मामलात हैं, उनकी नजाकत को नहीं समझते हैं। और उस वक्त जो एक कहते हैं ना कि एक एक द टाइम का जो स्टिच है दैट कैन सेव यू फ्रॉम 100 स्टिचेस लेटर ऑन,
वो उस पे नहीं जाते। अब इसी तरह जैसे आपने महंगाई का भी जिक्र किया, बाकी बातों को भी किया, तो ये अनफॉर्चुनेटली एक मैनेजमेंट और गवर्नेंस स्टाइल बना हुआ है। और ये खास तौर पे एक हफ्ते में जिस तरह इसको हैंडल किया गया, वो आप देख लीजिए कि उस प्रेस कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 1-2 दिन पहले तकरीर फरमाई थी, उसमें भी सारी गुफ्तगू करके उन्होंने जो मलबा है उसमें अपोजिशन और नवाज लीग पे डाल दिया कि वो भी इनके साथ हैं। और वो फिर एक तारीखी गलती भी लोगों ने पकड़ ली कि जनाब ये तो 1990 की बात कर रहे हैं सलमान रुश्दी के हवाले से, कि वो किताब मलून ने लिखी ही 2 साल पहले थी, तो आपने उसके खाते में कैसे डाल दी। तो उसी मेरा ख्याल है चीज को फॉलो करते हुए खैर से शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मौजू पे थी, आखिर में उसका रुख जो है वो नवाज शरीफ की तरफ मुड़ दिया। तो ये तो भाई एक इंतहाई महदूद नुक्ता नजर से ना बाहर निकल पा रहे हैं और ना मामलात की संगीनी को एक अच्छे तरीके से उसका इदराक करके हल कर रहे हैं। नतीजा ये है कि आप और मैं और सारे भुगत रहे हैं, बस और क्या। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, सर जी, आप मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इमरान खान साहब को आज सोने से पहले जो फैसल सुल्तान है उनको फारग कर देना चाहिए, क्योंकि फैसल सुल्तान वाज द पर्सन जिनको फाइनली इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए, बल्कि चेक करने के लिए भेजा था कि चेक करके आ कि ये बीमार भी है कि नहीं। और जब फैसल सुल्तान ने आके ख़बर दी थी तो फिर मौसूफ ने एक जगह पे तकरीर करते हुए ये फरमाया भी था कि मैंने खुद डॉक्टर भेजा जो जाके चेक करके आया। भट्टी साहब, अगर फैसल सुल्तान के ऊपर इतबार नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो उसको ना सिर्फ के वफाकी वजारत से फारग करें बल्कि शौकत खानम हॉस्पिटल से भी फारग करना चाहिए। वो इतना नलायक आदमी है, उसने गुमराह किया है जनाब इमरान खान को। एनी हाउ, ये बताइए कि अब तक की सूरत हाल, चूँकि आप फॉलो अप करते रहते हैं नून लीग की सारी एक्टिविटीज़ को, क्या है, और ये एकदम मियाँ नवाज शरीफ का घर गिराने के लिए, मियाँ नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने के लिए, और ये तीसरी मूव है। यानी अगर आप पिछले 2 दिनों का जायज़ा लें तो ये TLP की वजह से ये मूव्स उस तरह मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन अगर आप पिछले 3 दिनों का, मेरा 72 घंटे का जायज़ा लें तो ये तीनों मूव्स हमें नज़र आती हैं। क्या कोई गवर्नमेंट नया इरादा करके नवाज शरीफ के ऊपर चढ़ाई करना चाह रही? साहब, अलमिया ये है इस हुकूमत के साथ कि एक के बाद दूसरा इशू या क्रिएट कर दिया जाता है या हो जाता है, खुद करते हैं। हाँ, जो भी अब देखिए ना, महंगाई नहीं, का हो मसला जाता है, है। चीनी है, आटा कमजोरी है, जो भी चल रहा है आपके सामने है, उसमें यह है कि वो एक इशू को दबाने के लिए कोई इशू ऐसा लाते हैं। कभी वो एहतसाब अकबर साहब जो हैं वो आ जाते हैं, कभी फिरदौस साहब आ जाती हैं, कभी विफाक से कोई मशीर आ जाता है, कभी कोई मुआविन खुसूसी बोलने लग पड़ता है। इशू खुद बना देते हैं, बिगाड़ लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये तो अपोजिशन ने कर दिया। भाई साहब, इसमें सबसे जो दूसरा अलमिया ये है हमारा कि जब वो कोई भी शख्स, वो मैं हूँ, आप हैं या सियासतदान है, जब वो बेंच के जिस तरह हम बैठे हैं इधर होता है तो वो सबसे नलायक आदमी होता है, और जो ही वो हुकूमत में जाता है वो सबसे काबिल आदमी बन जाता है। उस पर अरस्तू भी उसके सामने पानी भरता है। यही हाल है शेख रशीद साहब का कि जब वो अपोजिशन में थे तो बिल्कुल ही फारिग होते थे। नहीं, बहुत बड़े अरस्तू थे, ठीक है ना। वो उस वक्त तक समझते थे जी कि मेरे अलावा कोई बंदा आ नहीं सकता, फिर वो भाग के मोटरसाइकिल पे जाते थे। हैं जी? जी खालिद साहब, बल्कि अफलातून थे। उस वक्त के अरस्तू वही थे। हाँ, उस वक्त के अरस्तू वही थे। उसके बाद वो फिर किसी DSNG जो होती है, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग वैन जो हमारी होती है, उसके ऊपर बैठे सिगार पीते भी नजर आए हैं। मामला रही साहब ये है कि टोटल मिस हैंडलिंग हुई है इन लोगों से। आप पहले दिन से अगर उन्हें 3 माह से एंगेज कर रहे थे तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो कि 3 माह में एक बंदे को कायल नहीं कर सके 90 दिन में, तो उनको तो वैसे ही घर चले जाना चाहिए। उसके बाद अगर चले कायल नहीं हुआ, हो सकता है आखिर में डंडे से कायल हुआ है वो बंदा, आर्गुमेंट से कायल नहीं हुआ। जी जी जी, जो भी किया इन्होंने, आपके दोस्तों ने बुला के समझाया, फिर उन्होंने जब समझ आ गई उन्हें कि जी ये मुमकिन नहीं है, इस तरह ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी की, घी निकाल लिया, बल्कि सब कुछ ही निकाल लिया। उसके बाद पता चला जी कि वो तो रिहा नहीं हो सकते। तो रही साहब, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जिनके खिलाफ FIR हुआ करती है वो अदालत से ही रिलीफ मिलता है। ये पुलिस वाले उसको लिख के देंगे अदालत को कि जी हमें ये शख्स नहीं दरकार है इस मुकदमे में, इनको ख़त्म करें, या हमने तफ्तीश कर ली है, ये बेगुनाह है, जो भी उसका तरीक़ेकार होगा वो अदालत में पुलिस लिख के देगी। अदालत एक तरफ रवायती झाड़े झूड़े फैलाएगी, फिर वो क्वैश होगी FIR, और फिर रिजवी साहब जो हैं वो बाहर आएंगे। अदरवाइज़ जिस तरह शेख साहब फरमा रहे थे कि जी सारा कुछ एग्रीड हो गया, ये हो गया, जो 3 MPO 16 MPO वो तो होता है एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ कि डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर किया या दाखिला से ऑर्डर आया, ठक करके बंदा बंद। ये 4th शेड्यूल वगैरह भी जो है ना, ये भी ऐसे नहीं ख़त्म हुआ करते, ये अदालतें किया करती हैं। और पार्टी का जो बैन है वो उन्होंने पहले ही कह दिया जी कि उनके 30 दिन हम दे रहे हैं और हम उस पर करेंगे। रही साहब, ये इन्होंने किया ये है कि जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से, चूँकि देखें
आपको अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो किसी सियाने आदमी से पूछ लिया करते हैं। इन्होंने किसी से नहीं पूछा, चूंकि ये खुद से आने हैं, तो सारा काम हौच पौच हो गया। अब आपने जो दूसरी में से सवाल किया था, जो पहला सवाल आपने किया था नवाज शरीफ वाला भी जो आप बोल रहे थे, उसमें प्रॉब्लम ये है जी कि ना नवाज शरीफ की कोई जायदाद नीलाम होने जा रही है, ना नवाज शरीफ को ये डिपोर्ट कर सकते हैं, जो आज उनके घर गिराया जा रहा है, ना घर गिराया जा रहा है, गिरा नहीं सकते हैं। द रीज़न इज़ कि पहली बात कि डिपोर्टेशन पे मुमकिन इसलिए नहीं है कि उनके बच्चे वहाँ के नेशनल हैं, वो एक सेकंड से पहले अपने वालिद साहब को वहाँ से वो रखने के लिए तैयार हैं, और एक सेकंड से पहले वो रखे भी जा सकते हैं, बल्कि रख चुके हैं, जो भी आप जैसे कह लें चले रख चुके हैं। वो उनके बिहाफ पे कहेंगे जी कि चूंकि हमारा वालिद बीमार है, इसकी हमने ये सर्जरी करानी है या इलाज कराना है, इसको इजाज़त दें, गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी। वो हमारी तरह की गवर्नमेंट्स तो नहीं है ना, वो पूरी बाकायदा हुकूमत होती है उनकी। दूसरी बात कि जो उनकी चीज़ें ज़ाती 6 कीमती गाड़ियाँ नीलाम होनी है जो इनके नाम पे हैं, सारा कुछ है। रईस साहब अब तक निकला क्या? नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन की, कोई चीज़ 1 रुपया साबित किया आपने उनको जिस केस में निकाला, जेल से नैब उनको अपनी कस्टडी में लेके आया, अगर आपको याद हो। जी 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 जी, वो अटैक उनको नैब की कस्टडी में ही हुआ जी, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद अब जो जिस घर को वो गिराना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आई कि 1500 एकड़ है, 500 एकड़ है या 5 एकड़ है। तो रईस साहब वो जो नुक्कर वाला 5 मरले है, हमने सिर्फ वही लेना है, कहीं और उसकी निशानदेही नहीं हो सकती। चलिए अगर हो सकता है उन्होंने ज्यादती कर ली हो, मैं एक फर्ज कर लेते हैं, आपने क्या वो जो 130 कनाल या 160 या 150 कनाल जो गिरानी है, 127 कनाल चलें, शुक्रिया आपने ठीक कर दिया। 127 कनाल वो जगह है जो इसमें उनके घर बने हुए हैं, तो जो उनसे घर से पहले रास्ता है वो 127 कनाल वहां पूरी नहीं होती, या उनके घर के बाहर जो रास्ता है दाएं बाएं कहीं भी नहीं पूरी होती। अब उसमें जो नई इसमें मैं थोड़ी डिटेल्स दूंगा बाद में, मैं आपसे लेता हूं सेकंड में आगे, क्योंकि जाती उम्रा में मेरी जाती जमीन थी। जी मुझे पता है जी, इसलिए मैंने आज ये मौजू छेड़ा है। उसमें अब 100 एकड़ का ना वो फिश फार्म भी आ गया है भट्टी साहब, जो ताज़ा तरीन फहरिस्त आई है, इस पर हम बात जारी रखते हैं। वक्फे का वक्त हो गया जी, यही मौजू जारी रहेगा, लेकिन प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर हम बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुकूमत के मुबैना मुतवक्को इक़दामात। और भट्टी साहब जाने से पहले बता रहे थे कि वहाँ पे वही ज़मीन ही है, और ज़मीन जो है वो हमारे मियां सैफुर रहमान साहब की भी है, लेकिन किसी को ज़मीन तंग करना इसको कहते हैं कि जब हामिद मीर साहब को गोली लगी कराची के अंदर, तो वो इस हालत में नहीं थे कि 48 घंटे के अंदर हॉस्पिटल से फारग हो जाते, लेकिन उस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया पे इतना प्रेशर डाला गया खुफिया कुव्वतों के बायस कि उन्होंने हामिद मीर साहब को 48 घंटे के अंदर अस्पताल से फारग कर दिया। गोलियां उनके जिस्म के अंदर थी, जिनमें से बेशतर अब भी उनके जिस्म के अंदर है। इसी तरह अब अबसार आलम साहब को गोली लगी है, तो वो जो हॉस्पिटल है उसकी इंतज़ामिया को फोर्स किया जा रहा है कि वो उनको फारग कर दे 48 घंटे के अंदर अंदर, हालांकि वो ICU में है इस वक्त। ये इसे कहते हैं किसी के ऊपर ज़मीन तंग करना। खैर, मियां सैफुर रहमान साहब, ये सुना है आप मियां साहब से पैसे लेते रहे हैं और आपने ज़मीन उनको दी थी, कोई ये जाती उम्रा का हिस्सा है इस वक्त आपकी आबाई ज़मीन? मेरे को खुफिया या अंडर दी टेबल डील तो कोई नहीं थी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म ही थे। इनके वालिद जो थे ना मरहूम, वो अपनी बीवी के नाम मुसम्मा शमीम अख्तर नवाज शरीफ की वालदा थी मरहूमा, उनके नाम वो ज़मीनें ख़रीदते थे बहुत सी। तो मेरी ज़मीन बिल्कुल उनसे मुतसल थी, तो मैंने कोई 300 साढ़े 300 कनाल ज़मीन मेरे पास वहाँ तकरीबन 800 कनाल थी अपनी ज़ाती, तो जो इनके साथ मुतसल थी मैंने तकरीबन साढ़े 350 कनाल इनको बेची थी। और बाकायदा, बल्कि उसमें जो सौदा हुआ था हमारा, उसमें वो बाद में आगे थोड़ी कीमत कम करने पर तुल गए। फिर वो कहने लगे, और मैं चूँकि उस पैसा चाह रहा था तो मैंने फिर वो कम कीमत पे भी सेल कर दी। उनका एक मुलाजिम होता था सूबेदार, पता नहीं क्या नाम था उनका, रिटायर्ड, वही करते थे डील्स मियाँ साहब और हमने। अगर किसी वालदार ने की होती तो ठीक डील जी, वो कभी भी नहीं आए, वो बिल्कुल सूबेदार ने की। उस दौर में मुझे जब ये इक़्तिदार से हटे तो मुझे एंटी करप्शन की तरफ से एक समन आया कि जी आप आएँ तो हमें बताएं कि जी वहाँ पे सुना कि उन्होंने बड़ा ये किया वो किया, सब आप अपना बयान दें। मैंने एक स्टेटमेंट लिख के भेज दी कि आई एम सेइंग इट ऑन ओथ, इट इज साइंड बाय मी, कि मैंने बिल्कुल उनके साथ फेयर डील हुई है और कोई ऐसी मैंने पूरे पैसे वसूल किए, ना मुझे एक्सप्लॉयट किया गया, ना कागजात में रद्द बदल किया गया।
ये बात होगी। अब ये जो जो इश्यू चल रहा है ना, वो मुझे क्योंकि 3-4 दिन पहले पटवारी का फोन आया उसी इलाके से, उन्होंने कहा कि सैफुर रहमान साहब आपने एक ज़मीन खरीदी थी जो मियां नवाज शरीफ ने भी उसका एक हिस्सा खरीदा था। ठीक है, वो जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है बदनाम ज़माना वहीदा बेगम का केस। वहीदा बेगम वाला। मैंने भी वहीदा बेगम, आपने भी वहीदा बेगम, मैंने भी ये खरीदी थी, वो और थी, वो इससे अलावा जी जमीन जी जी, वो पैच ऑफ लैंड डिफरेंट जी, वो पैच ऑफ लैंड यानी 2-3 ज़मीनें थी इसी मानक गांव में, वो मैंने बाद में खरीदी थी। और जो सेलर थे वो इलियास गुजर एमपीए थे, जो चौधरी इलियास बड़े मशहूर हैं, वैसे तो बड़े टफ़ी हैं वो वहाँ के कसूर के, तो उनसे मैंने खरीदी थी। उन्होंने वहीदा बेगम की अटॉर्नी थी उनके पास, तो हमने पूरा बाकायदा छान फटक करके वो मेरे साथ पैकेज डील करना चाह रहे थे, लेकिन वो ज़मीन इस तरह बिखरी हुई थी कि मैंने कहा नहीं जी मैं ये 10 एकड़ लूँगा और बाकी नहीं लूँगा। वो फिर वो कुछ आम मुकामी ज़मींदारों ने ले ली, कुछ ज़मीन फिर मियाँ नवाज शरीफ ने ले ली जो मेरे से थोड़ा आगे जाके थी। वो इतना यानी कानूनी तौर पे इतना पेचीदा इशू है कि कितने लोगों को आप छेड़ेंगे। अगर नवाज शरीफ को अकेले को सिंगल आउट करेंगे तो उसमें भी आप कानूनन बिल्कुल गलत हैं, अगर उनको करते हैं तो फिर हमारा भी अगर कोई वहाँ को स्ट्रक्चर है तो उसको भी मसमार करना पड़ेगा। तो लीगली ये आप सिंगल आउट नहीं कर सकते। जहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ इसमें वो बाकायदा देखें, वो ऐसे कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेले हुए कि बंदे को बुला के उसको दबा के अंदर दे के उल्टा लटका के उससे स्टाम्प लगवा लेते। वो और चक्करबाजियाँ पैसा पूसा कमाने के यही थोड़ी तरीके हैं। लोग वहाँ खुद रजामंदी से सेल करते थे, नहीं वो सर, ले लेते थे। हमें यही आते हैं। अब आप देखें पाकिस्तान में अगर किसी के खिलाफ इस बात का भी मुकदमा दर्ज हो, मतलब कि उन्होंने अरसलान भट्टी साहब के घर को ठुड्डा मारा है, तो हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो उसमें से भी मनी लॉन्ड्रिंग निकाल लेगा। एहतसाब अकबर साहब जो है वो भट्टी साहब जो भी केस दर्ज करते हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग रूल डालते हैं। वैसे कमाल की बात मैंने खुद ये भुगती हुई हैं चीजें इंसिडेंटली। स्टेट के इदारे ऐसे हैं, वो अगर आप मेरी हाई कोर्ट से बेल थी जस्टिस रफीक तारड़ ने की हुई थी, मैं पेश हो गया FIA में, उन्होंने कहा जी हमने तो आपको अरेस्ट करना है। मैं कहा जी किस चक्कर में? उन्होंने कहा जी छोड़े इस बात को, हम कर लेंगे किसी ना किसी केस में। अच्छा, तो उन्होंने कर लिया, ये बाकी कर लेते हैं वो कोई इनके पास पूरा। और अब तो खैर ये इदारे बहुत तेज हैं, इनके दांत बड़े तेज हैं, पूरा सिस्टम है इनके पास, लेकिन आपने बहाने हैं गिरफ्तार आपने FIA की कारकर्दगी और फनकारी देखी है कि एकदम उन्होंने यू टर्न मारा है जहांगीर तरीन के केस के ऊपर। FIA को तो केस देना ज़ाते खुद ही यू टर्न के लिए दिया गया था। फनकारी देखे ना किस उसके तरह अंदर ही वो हाइप क्रिएट करते हुए जा रहे थे, और जैसे ही ऊपर से इशारा हुआ उन्होंने यू टर्न मारा। उसके अंदर उनकी रिहाई के मुज़मिर हैं सारे रास। ये आप देखें केस जो बनता है ना, देखें इसके 2 तरीके होते हैं, किसी से जान ना छूटे उसको अदालत में ले जाए, हमारे मुल्क का ये ट्रेडिशन है, और किसी को मुस्तकिल फसाना हो तो तब भी अदालत में ले जाए। अब इसमें मैं अदालत पे तो कोई बहस नहीं करूंगा, अदालती सिस्टम कर भी नहीं सकते, लेकिन ये हो रहा है और ये होता आ रहा है कई सालों से। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब की तरफ चलते हैं। खालिद साहब, ये जो ख़ास तौर पे ये जो 669 है, अब हुकूमत जो है उस रेजोल्यूशन को ओन नहीं कर रही जो कि वहाँ पे पेश हुई है। PMLN कहती है जी हम कोई कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन लेके आएंगे। यकीनन PMLN की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है TLP वालों के साथ ना, और हो सकता है कि वो उस तरह की वो ड्राफ्ट ना करे। एक इशू के ऊपर जहाँ पे यूनानिमस रेजोल्यूशन आनी चाहिए उस पर भी फड्डा पड़ जाएगा। एक तो इसके इंटरनल डायनामिक्स होंगे पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, एक उसके बड़े खौफनाक एक्सटर्नल डायनामिक्स भी होंगे ना सर। और रमज़ान के बाद, ईद के बाद वो ताज़ा दम हो के फिर आपकी और मेरी ज़िंदगी जीवन करने के लिए वापस सड़कों पे तशरीफ़ ले आएंगे सर। सर अगेन वही बात आती है कि वो बात क्यों करते हो जो कर नहीं सकते, वो वादा क्यों करना जो कर नहीं सकते। अब ये है कि आपने कहा कि अच्छा पार्लियामेंट में ले जाएंगे। अब पार्लियामेंट में ले जाने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा हिसास मसला जब पार्लियामेंट में आप ले जाते हैं तो तरीका ये होता है कि आप पहले बिहाइंड द सीन जो पार्लियामेंट के मेजर पार्टीज हैं उनके साथ आप बैठ के निगोशिएट करते हो, और इस जैसे जो हिसास मसले खास तौर पे हैं उसके ऊपर आप एक कंसेंसस बिल्डअप करते हो। हमने अपने रिसेंट पास्ट में देखा है कि भले वो किसी की सर्विस का एक्सटेंशन का मसला हो या FATF का मसला हो या एक तो और मसाइल के सिलसिले में, तो उसमें हमने देखा कि बड़े पुरस्कार अंदाज में वो मुफाहमत भी हो गई, यकजहती भी हो गई, और तमाम पार्टी जो है ना वो एक पेज पे भी आ गई और एक मुश्तरका करारदादें भी पेश हुई और वो पास भी हो गई।
तो पार्लिमानी निज़ाम में एक तरीका यही है कि जब कोई भी आप हिसास मसला लेके आएंगे तो उससे पहले आपको ग्राउंड वर्क करना है। अच्छा, अब ये है कि हुकूमत और अपोजिशन का जो इस वक्त का एक रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन तो क्योंकि अपोजिशन में है और वो हुकूमत के इताब का भी शिकार है, तो उनके तो गिले शिकवे अपनी जगह पे हैं और होने भी चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो अभी तक अपोजिशन को, जिस तरह आपने वो जमीन तंग करने वाली बात की, ये मानने को ही तैयार नहीं कि इस पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर के तौर पे अपोजिशन भी उतनी ही है, अहम जितने के वो अहम है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस तकरीर में बिल्कुल नहीं भूले ये सारे कुछ को, पीएमएलएन को भी उसमें रगेदने में और शामिल करने में। वो किस हद तक है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूँ कि वो स्पिरिट भी शायद इतनी पॉजिटिव नहीं थी। अब आप उसी पार्लियामेंट में अगर आप ये चीज लेके आते हो, तो पहली बात तो ये है कि आपको दूसरी पार्टी के साथ इंगेज करके और एक इस तरीके से आना चाहिए था कि आप ये एक मुत्तफिका तौर पे या यूनाइटेड फ्रंट के तौर पे आती, इसकी बहस जो है वेल क्राफ्टेड होती, एक यूनिफाइड मैसेज आता और जल्दी से जल्दी ये मामला जो है ना वो कबल का पब्लिक स्पेस से रिजॉल्व अच्छे तरीके से हो जाता। लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरा इसमें बड़ी अजीब सी बात यह है कि जब आप बतौर हुकूमत, बतौर मिनिस्टर कुछ मुआहदे लिखते हैं, उस पे लिखते हैं कि हम इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो भी ये करारदाद आती है, पहली बात तो कि अपोजिशन की उसमें एक मुशावरत होनी चाहिए, जो कि जाहिर हुआ कि नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि वो करारदाद जो है वो एक प्राइवेट मेंबर के कोई इस्तेहकाक मजरू नहीं हुआ कि एक प्राइवेट मेंबर खड़ा होकर उसको पेश कर दे और उसकी जो भी एक इबारत है उस इबारत को आपने उस अंदाज में डिबेट भी नहीं किया हुआ। तो उस एतबार से भी ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी, सियासी मतलब बलूगत का मुजाहरा नहीं था कि एक प्राइवेट मेंबर जो है वो एक प्राइवेट मोशन के तौर पे उस करारदाद को पेश कर दे। उसके मतन के बारे में बहुत कुछ जो है ना बातें की जा सकती हैं और उसके बाद फिर ये है कि आप ही के मिनिस्टर खड़े होकर कुछ बातें और कर रहे हैं, अपोजिशन के कुछ और कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे तो ये है कि ये जो उसका प्राइवेट मेंबर की तरफ से पेश किया जाना की बात है, वो भी उस मुआहदे को, जो भी मुआहदा आपने जिस भी हालात में किया, हमें उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन ये उसकी भी स्पिरिट के खिलाफ था और मुनासिब उसकी स्पिरिट के मुताबिक नहीं था। तीसरे नंबर पे ये है कि जो कल कुछ पार्लियामेंट में तमाशा लगा, अनफॉर्चुनेटली ये उसी का तसलसल है, जब हम देखते आए हैं कि जब कश्मीर जैसे हिसास मसले पे बहसें हुई तो भी हमने यही देखा कि एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामबाजी और शोर शराबा और वो संजीदगी जो है ना वो नजर नहीं आई और बहुत सारे मसाइल में भी हमने देखा और कल भी हमने वही देखा। एंड देन अनदर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ये पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे ये इतना अहम मसला था, वजीर आजम साहब एक दिन पहले अपना वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की बजाय यही पॉलिसी स्टेटमेंट अगर पार्लियामेंट में आके देते तो पार्लियामेंट का वकार भी बुलंद होता, उनका वकार भी बुलंद होता और उसमें एक बेहतर ओनरशिप जो है ना वो सारों की उसमें आ जाती। शेख रशीद साहब भी जो आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे, तो ये भी बताया बेहतर होता है कि ये सारी चीजें पार्लियामेंट में की जाती। तो जब तक ये लोग पार्लियामेंट के वकार को नहीं ओन करेंगे और उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, तो फिर पार्लियामेंट की भी बुकत नहीं होगी, इन लोगों की बुकत नहीं होगी और इन बातों की बुकत नहीं होगी। तो उस ठीक है। एतबार से जो करारदाद है उसमें फ्रेंकली स्पीकिंग उसमें भी जिस तरह की संजीदगी और बलूगत नजर आनी चाहिए थी, उसका मुजाहिरा तो भाई अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। देखिए इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है वो अहम किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया सारा कह रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम तक और गल्फ़ न्यूज़ से लेकर खलीज टाइम तक सारे हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों के मुज़ाकरात हो रहे हैं और हो भी कश्मीर के मौजू पर रहे। और झूमते झामते सरकारी दौरे के ऊपर हमारे वज़ीर ख़ारजा और भारत के वज़ीर ख़ारजा भी पहुँचे। अगरचे क्लैरिफिकेशन या कंट्राडिक्शन जारी हुई कि कोई मुलाकात नहीं होनी, लेकिन हमें ज़राए ने बताया कि किसी एक खाने पे मदऊ किया जाएगा दोनों को और उसी तरह की मुलाकात हो जाएगी जिस तरह की आगरा में नवाज शरीफ की अपना उनकी वाजपेयी से नहीं हुई थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जनरल रिटायर्ड परवेज़ जाके सलूट कट मारा था ना मुशर्रफ साहब ने, लाहौर में सलूट मार दिया, दंदल पैंदी सी, आगरा जाके सलूट कट मारिया सी। ठीक है, मुझे लगता है कि ये हमारी सारी जो है ये स्मोक स्क्रीन है किसी इवेंट को कवर करने के लिए। देखें ना, आज अगर आप बैठ के कश्मीर डिस्कस कर रहे होते और कह रहे होते कि आज़ाद कश्मीर हम नहीं भारत को देने देंगे, जिस तरह आपने मकबूजा कश्मीर हड़प करवाया है, अगर हम ये डिस्कस कर रहे होते तो हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता। क्या ख्याल है आपका? रईस साहब, बात यह है कि इस पर ठंडी सांसें या आहें ही भर सकते हैं हम। द रीज़न इज़ कि आप करना क्या चाहते हैं, पहले तो अपना विजन दें। आपने देखें पार्लियामेंट में आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बिल्कुल खालिद साहब ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शेख रशीद साहब जब कल करारदाद थी
तो ये बैठे हुए थे पीर नूरुल हक कादरी की बैग पे, तो ये वहाँ बैठ के उस पर बयान दे देते, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे दे देते, सवाल जवाब का जो उन्हें चस्का है वो बाहर आके पूरी कर लेते, कोई मसला नहीं था। अब आप देखें, आपने इशू, मैंने आपको पहले भी बताया कि इशू खुद क्रिएट करते हैं, जब वो मिस हैंडलिंग की तरफ चला जाता है फिर कहते हैं जी अपोजिशन ने ये कर दिया। रईस साहब, आपने एक देखें, जो गवर्नमेंट का जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो बड़ा विजनरी होना चाहिए। वो तब्दीली के ऊपर नारे ना मारे, रियासत मदीना अल्लाह माफ़ करे, वो तो कभी भी ना करे। क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा बात आपसे मिसाल दी थी कि किराया तो हमारे से रियासत मदीना का ही लिया गया है, लेकिन गाड़ी जो है वो इसराइल की तरफ जा रही है हमारी। अजीब सा काम हो गया हमारे साथ, हमें तो समझ नहीं आ रही कि हमने उतरना कहाँ है, जो कि ब्रेक ही नहीं लग रही, ब्रेक फेल है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है साहब कि कश्मीर का मामला देखें कि आपने किस तरह दबा है। वैसे बढ़ के हम मार रहे हैं जी कि हमने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर कर दी, हमने फलानी जगह कर दी। अब OIC पे आपने गुज़िश्ता रोज़ तकरीर तो उन्होंने की है, लेकिन तकरीर करने से मामला तो होते नहीं है ना। रईस साहब, बोलने से तो नहीं होना ना, एक्शन से होना है ना जी। अमली इकदाम करेंगे तो कुछ होगा ना। इंडिया को मैसेज आप क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। आप तो उनसे दवाई वाया दुबई हम सारी चीज़ें उनसे ले लेते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से वाघा बॉर्डर से, यहाँ से वो जो सिंध का बॉर्डर है वहाँ से नहीं लेते, हम दुबई से मंगवा लेते हैं। कौन सी मिठाई इंडिया की नहीं, वो हल्दीराम की जो मिठाई है वो यहाँ आज भी मिल रही है जी। इसी शहर के अंदर बड़े स्टोर्स पे आप चले जाएं वो मिलती है। वो महंगी ज़रूर है, बड़े एजाज की बात है वो। जी हाँ, बड़ा लोग बड़े पसंद करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग जो हैं। नहीं, हमें तो ईद पे गिफ्ट भी पिछले साल जो है वो किसी ने वही भेजा था। जी। अब वो बात ये जी कि 60 रुपए या 100 रुपए किलो अगर वो वहाँ पे है, तो यहाँ पे वो 900 या 1000 रुपए की मिलती होगी। उसमें मसला ये रही साहब कि हमने आज तक ये हमने अपनी नस्ल को, अपने मौजूदा नस्ल को, आने वाली नस्ल को, और जो गुजर गई है, जो भी हयात हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दें, हमने ये बताया ही नहीं कि हमने करना क्या है। हम कभी कहते हैं जी कि हम अपना निसाब तब्दील कर रहे हैं, कभी हम कहते हैं जी कि हम घर बनाने लगे हैं, कभी हम कहते हैं जी कि हम पौधे लगा के करेंगे, कभी हम टूरिज्म के पीछे भाग पड़ते हैं। रईस साहब, आप पहले अपने बेसिक मसले तो हल कर लें। हमने तो आज तक जो हमारे बेसिक मसाइल हैं, इस गवर्नमेंट ने वही हल नहीं किए। लाहौर के अंदर कराची वाला हाल हमने कर दिया कूड़े के मामले पे। चीनी पे आज हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप जो कतारें लगा रहे हैं ये मत लगवाएं कतारें। जब एक चीज़ बिक रही है, 65 रुपये जो आता है उसको आप दे दें, आप क्यों उनके ID कार्ड और वो निशानियां लगा रहे हैं? वो सेक्रेटरीज ने कहा जी हमें मोहलत दे दें, हमें तो चीज़ों का पता नहीं है जी। ये उनके जवाब था, अंदाजा कर। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जिस शख्स ने रेगुलराइज करनी है चीज़ें, वो कह रहा है जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो यही हाल हमारी हुकूमत का है कि उसने रेगुलराइज करनी है चीज़ें, कि प्रायोरिटी सेट करनी है जी कि नंबर 1 पे कौन सा इशू है, नंबर 2 पे कौन सा इशू है, नंबर 3 पे कौन सा इशू है। अच्छा जी, एक राह चलते एक इशू आ गया, उसको प्रायोरिटी के अंदर मत घुसाएं, उसको प्रायोरिटी पे रखें ज़रूर, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ आपने सेट की हैं पहले उनको ठीक कर लें, उसके बाद इसको घुसा लें। अब जो साहब शुरू में कह रहे थे कि एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अफसरों को CSS के बाद, कि आपने काम खुद से जो है वो लेना है, लोगों से कैसे काम करना है। उसमें आप ABCD-Z तक प्लान है, आप कोई प्लान उसमें इम्प्लीमेंट करें। कुछ दोस्त हमारे समझ गए हैं ये बात को, वो हमारे सियासतदानों से ये काम ले रहे हैं। कुछ नहीं समझ सके हमारे सियासतदानों से ये काम ले रहे, हमारे सियासतदान नहीं समझ सके ना ये काम। लेकिन बात ये है कि सियासतदानों को भी तो देखे ना, वो उनको करके भी नहीं दे रहे। रईस साहब, बात ये है करके भी नहीं दे रहे, कैपेसिटी उन्हें हर मौके पे खुद आना पड़ता है। रईस साहब, बात ये है ना कि हमने बिजली चोरी पकड़नी है तो हमारा एक इदारा आगे आएगा, हमने गोश्त स्कूल्स पकड़ने हैं तो हमारा इदारा काम करेगा, हमने पानी वाला मसला करना है तो इदारा जो है मौके बंद करा रहा है। सर, मैं आखिर में तीनों अहबाब से बारी बारी पहले खालिद साहब से पूछ लेता हूँ। खालिद साहब, इस वक्त एक बहुत ज्यादा कंस्पायरेसी थ्योरी डिस्कस की जा रही है कि दिस इज अ स्मोक स्क्रीन and something big is going on somewhere. Do you subscribe this? देखें, पहली बात है कि जब भी कोई बहरान सर उठाता है तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज आती हैं और कुछ अनइंटेंडेड और इंटेंडेड वाक़यात बाद में रूनुमा भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना पिछले 1.5-2 माह में काफ़ी इकट्ठी हुई हैं। अब उसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना वो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन मैं उन्हें सब्सक्राइब नहीं करता। मैं महसूस यही करता हूं कि हमारे गवर्नेंस के जो इनकैपेसिटी है, उसी की वजह से यके बाद दीगरे जो बहरान आ रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में वो पैनिक और मायूसी ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हवा मिल रही है। टाइम कम है, आप उसको ठीक हो गया, टाइम कम है, आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते। मुख्तसर जी मेरे ख्याल में हमारी वीकनेसेस ज्यादा हैं, स्ट्रेंथ्स कम है। हमने चूंकि वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये थ्योरीज भी आएंगी और इस तरह के मामला भी होंगे। जी ठीक है, आप इस थ्योरी को सब्सक्राइब करते हैं?
नहीं, मैं नहीं सब्सक्राइब। देयर इज समथिंग बिग गोइंग हाँ, ऑन द big going on, बैकग्राउंड, यही है ना जी हमारी और weakness। उसको कवर करने के लिए आई ये थिंक सरकार ने खुद मैं करता हूँ सब्सक्राइब भी, ऐसा हो रहा है बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हमारी वीकनेस नहीं हम अपनी एड्रेस कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है। और अरसलान भट्टी साहब, अब रईस- आप इसको खात्मा कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं इसको, इस थ्योरी को? रईस साहब देखें, ये जब से गवर्नमेंट आई है ना, ये पहले दिन से ही सब्सक्राइब हो रही है, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। तो बात ये है कि मेरे करने ना करने से नहीं होती, वो जिन्हें लाई गली ओदे नाल टुर चली। तो वो मामला ये है कि हमने क्या करना है, हमें तो ये नहीं पता कि सुबह हमें प्याज जो है वो मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं, चीनी मिलनी है कि नहीं मिलनी है। मेरे सब्सक्रिप्शन से रईस साहब यही हो सकता है कि वो 420 लाख वाले जो आपके दोस्त हैं वो लगे हुए हैं, वो सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं जी कभी कभी। चले, बहुत शुक्रिया। कल भट्टी साहब मैं सब्जी लेने गया तो मैंने देखा एक वो जो दुकानदार है उसने 20 रुपए किलो ना प्याज लगाए हुए थे। तो मैंने उसे कहा कि यार ये तो इस वक्त 30 रुपए से कम कहीं पे दस्तयाब नहीं है। तो उसने कहा कि ये बिजनेस का एक असूल होता है कि कोई एक चीज सस्ती करके लगा दे और उसके लिए बाकी जो लोग आएंगे वो बाकी में से कसर निकाल ली जाएगी। ठीक है, अब हुकूमत ने हमें रियासत मदीना के पीछे लगा के जो बाकी जो हमारे से कसर निकाली है बाकी हेड्स के ऊपर, अब कौम को समझ नहीं आ रही है कि जाना कहाँ है और या ये हमें ले जा कहाँ रहे हैं। और बाय द वे हुकूमत को आप भी नहीं पता कि सोची पिया हूं की करिए को जो कुछ कर बैठे ने, उसके बाद वो उन्हें खुद समझ नहीं आती। और वो जो अपना इन्होंने फरमाया कि जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली, मुझे याद है कि जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया करते थे कुछ 10 साल पीछे अगर चले जाए, तो उस वक्त जिम खाना के अंदर हमें इस तरह के बड़े बड़े वारदातियाँ मिला करते थे जिनका ख्याल होता था कि ये उसकी अगर खबर छप जाए, उस ज़माने में प्रिंट मीडिया ही था, इलेक्ट्रॉनिक तो आया नहीं था, वो अगर खबर छप जाए और उसका कहीं नोटिस हो जाए ना तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो जाएगा। लेकिन जब हम दफ्तर में आके उसकी सारी उस फिलॉसफी का जायज़ा लेते तो पता चलता कि वो एक फ्रॉड से ज़्यादा नहीं है, वो बंदा दिहाड़ी लगाने के लिए घर से निकला हुआ है। दुख की बात या मज़े की बात यह है कि वो सारे जिमखाना के वारदातिये जो हैं वो इस हुकूमत में ना सिर्फ इकट्ठे हो गए बल्कि आला ओहदों में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मैं ये नहीं कह रहा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।